आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इट्स ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, एनसीईआरटी में क्वेश्चन से टेकअप कर रहे हैं। द फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी वैल्यूज ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स सोडियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन आर, ये वैल्यूज दी हुई हैं, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, यहाँ से अच्छा समझ में आएगा। 496 किलो जूल पर मोल, उसका अगला का मैग्नीशियम का 737, बढ़ गया ना, देखो बढ़ता ही है ना पीरियड में लेफ्ट राइट जाने पे। उसके बाद सिलिकॉन का 786, सिलिकॉन का 786 दिया हुआ है, बीच में एल्यूमिनियम का छोड़ा हुआ है ना। चलो ये गिवन है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट है ये सारे, ठीक है जी। प्रिडिक्ट वेदर द फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी वैल्यू फॉर एल्यूमिनियम विल बी मोर क्लोज टू 575 और 760। एल्यूमिनियम की वैल्यू किसके क्लोज होगी, 575 या 760 के, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है एल्यूमिनियम इन दोनों में से किसके ज्यादा क्लोज होगा। तो देखते हैं, देखो पहले ना हम ऑर्डर देखते हैं। थर्ड पीरियड है ना ये, थर्ड पीरियड में जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, सबसे कम किसकी होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, बताओ। लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है या कम होती है पीरियड में, बढ़ती है ना। तो होना क्या चाहिए था वैल्यू, ये होना चाहिए था ना ऑर्डर, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज का इनका। पर मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3s2, स्टेबल होती है ये, इसलिए मैग्नीशियम की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है, बिकॉज स्टेबल सब शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो इसलिए इनका जो एनर्जी का ट्रेंड होता है क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का, मैग्नीशियम, ये होता है, हमने क्लास में करा करा ना ये, कि इनका ट्रेंड ये होगा। अब सोडियम की तो देखो सोडियम की कितनी है 496 और मैग्नीशियम की कितनी है 737, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो किसके बीच में होगी, 737 और 496 के बीच में ही होगी ना, समझ में आ रही है बात है। तो अब आपसे पूछा है कि इन दोनों में से किसके क्लोज होगी, तो 737 से तो कम है वो, भाई एल्यूमिनियम की एनर्जी 737 से कम है ना। तो देखते हैं, देखो ये 575 कितना दूर है इससे, डिफरेंस देखो ऐसे है ना, 496, 575, 737 एंड 760, ये डिफरेंस जरा देखो कितना है, मतलब एल्यूमिनियम की कहीं यहाँ बीच में कहीं है ना। तो किसके क्लोज होगी बताओ, इसके ज्यादा क्लोज होगी ना, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही समझ में। 496 और 737 के बीच में है कहीं एनर्जी एल्यूमिनियम की, तो ज्यादा क्लोज किसकी होगी 575 के 760 से, 575 के, ठीक है। चलो तो इस एक बार हम आंसर पढ़ लेते हैं। अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेस, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ती है, बट एल्यूमिनियम हैज लेसर फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, पर एल्यूमिनियम की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो मैग्नीशियम से कम होती है। रीजन क्या है, दो रीजन है इसके। पहला, मैग्नीशियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3s2 है, तो जब मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो 3s1 हो जाएगा ना, और एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या 3s2 3p1, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो 3s2 हो जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, मुश्किल है। टू आयोनाइज मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम स्टेबल, 3s2 क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, विच इज डिफिकल्ट, तो 3s2 से निकालना इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट है। दूसरी बात, आफ्टर आयोनाइजेशन एल्यूमिनियम जब आयोनाइज कर देते तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, डिफरेंस होगा ना बात में, एक की आप स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बिगाड़ रहे हो,
दूसरे को आयोनाइज करके उसको स्टेबल बना रहे हो, तो आसानी से कौन हो जाएगा, जो स्टेबल बन रहा है। तो इसलिए सेकंड प्रोसेस थोड़ी सी आसान होगी, इसलिए उसमें कम एनर्जी यूज होगा। समझ में आई बात। अचीव्स स्टेबल 3s2 कॉन्फ़िगरेशन। तो एल्यूमिनियम में से जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो उसके बाद वो 3s2 बन जाता है। हेंस रिमूवल ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्यूमिनियम इज ईजियर। पहला कारण। दूसरा कारण, outermost electron in aluminium 3p1 experiences more shielding than experienced by outermost electron of 3s2। जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की बात हम करते हैं वो एल्यूमिनियम में ज्यादा है मैग्नीशियम के कंपैरिजन में, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एल्यूमिनियम को ज्यादा फील हो रही है। इसलिए 3p1 इलेक्ट्रॉन जो कि एल्यूमिनियम का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना क्या है, इजियर है। एज एल्यूमिनियम हैज लेसर फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है ना, 737 से कम है एल्यूमिनियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इसलिए वो किसके ज्यादा क्लोज होगी, 575 के देन 760। क्लियर है बातें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज दिस मच। ग्राउंड स्टेट में कितनी एनर्जी है, इतनी है। मतलब क्या, ग्राउंड स्टेट कौन सी होती है, मोस्ट स्टेबल स्टेट किसी भी, और हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी ग्राउंड स्टेट मोस्ट स्टेबल स्टेट कौन सी होगी, फर्स्ट शेल में। तो फर्स्ट शेल में वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल, उसमें ये रहा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी है, इतनी, ठीक है ना। कैलकुलेट द आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ जूल पर मोल। जूल पर मोल पूछ लिया उसने। यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है ना वो यूनिट्स है। देखो कैसे, उसने एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दी हुई है ना, ये किसकी एनर्जी है, एन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -2.18 इंटू 10⁻18 जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करने में कितनी एनर्जी लगेगी, यहाँ है इन्फिनिटी। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से कहाँ पहुंचाना है, इन्फिनिटी पे पहुंचाना है। इस प्रोसेस में जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मान लो इसको बोले हम E2, इसको बोले E1, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है उसकी एनर्जी बोल देते हैं हम E2, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है फर्स्ट शेल में उसकी हम एनर्जी बोल देते हैं E1। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, E2 माइनस E1। यहाँ मैंने क्वेश्चन में इन्फिनिटी लिखा है, चलो इसको मैंने ई इन्फिनिटी लिखा है, इन्फिनिटी पे एनर्जी, तो ये होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले ये पढ़ते हैं, इतना पढ़ लेते हैं पहले, यहाँ पे कैलकुलेट की गई है ये आयोनाइजेशन एनर्जी ही है। देखो, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज दिस मच। एक इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा उसकी एनर्जी इतनी है। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट इन्फिनिटी इज 0। बहुत दूर होगा जब तो रेस्ट पे ही होगा ना वो, ना तो उसको अट्रैक्ट कर रहा है ना रिपेल कर रहा है, अपना बैठा हुआ है, तो वहां पे एनर्जी कितनी है उसकी, 0। टू आयोनाइज एन एटम मीन्स, किसी एटम को आयोनाइज करने का मतलब है शिफ्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी। ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पे पहुंचा देना, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। यहाँ तो एक ही था। एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी इज गिवन बाय। ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पे पहुंचाना है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, ई इन्फिनिटी माइनस E1। 0, ई इन्फिनिटी पे एनर्जी 0 है, माइनस E1, इतने जूल होगी। ये आ गई हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन ये किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है, एक एटम की। समझ में आई बात, एक एटम की। एक उसने पूछा किसमें, जूल पर मोल, पर मोल, एक मोल की पूछी है उसने। जैसे आप कुछ लेने जाते हो तो पर केजी रेट होता है ना। मान लो आटा है पर केजी 10 रुपीज, तो पर 2 केजी कितना होगा, 20 रुपीज। पर 3 केजी कितना होगा, 30 रुपीज। समझ में आई बात। तो वो क्या पूछ रहा है, पर मोल, मोल कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो पर दीज मैनी पार्टिकल्स, तो पर दीज मैनी पार्टिकल्स मतलब इतने पार्टिकल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है वो। ये बात समझ में आई। तो अगर एक की पता है इतने की निकालनी है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई नहीं करोगे, बताओ। समझ में आई बात है। तो एक की मेरे पास आ गई थी, इनटू दिस कर दिया मैंने, तो वो होगा जूल पर मोल। तो मल्टीप्लाई करके इतने जूल पर मोल आंसर आ जाएगा।
इस तरीके से बात समझ में नहीं आती है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 2.18 इंटू 10⁻18 जूल है ना ये। ऊपर भी मोल कर दो, नीचे भी मोल कर दो। ऊपर मोल की वैल्यू पुट कर दो, नीचे मत करो। तो फिर क्या हो जाएगा, मोल की वैल्यू पुट करोगे तो यही आ जाएगा ना। और यूनिट क्या बचेगा, जूल पर मोल। जैसे समझ लो, समझ में आई बात है। नेक्स्ट, अमंग द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में द एक्चुअल आयोनाइजेशन इंथैल्पीज आर इन द ऑर्डर। ये आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर दिया हुआ है। रीजन पूछ रहा है, एक्सप्लेन व्हाई बेरिलियम हैज हायर आयोनाइजेशन एनर्जी देन बोरॉन। हाँ, वो बोल रहा है कि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बोरॉन से ज्यादा क्यों है, ये बात बताइए आप। दूसरा, ऑक्सीजन हैज लोअर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये फर्स्ट होना चाहिए था, इसमें सिर्फ डेल्टा आई ऐसे लिख दिया। फर्स्ट पूछ रहा है एक्चुअली, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की लोअर क्यों है नाइट्रोजन से, मतलब ये नाइट्रोजन की हाई क्यों है ऑक्सीजन से, ये क्वेश्चन है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से पकड़ पकड़ के रखेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। बट यहाँ पे दो एक्सेप्शंस है कि नहीं। अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। अगर लेफ्ट टू राइट बढ़ती है तो ये ट्रेंड होना चाहिए ना, बोरॉन शुड बी मोर देन बेरिलियम, ऑक्सीजन शुड बी मोर देन नाइट्रोजन। पर एक्चुअल क्या है, बोरॉन की कम है बेरिलियम से, ऑक्सीजन की कम है नाइट्रोजन से। दो एक्सेप्शन क्यों है ये पूछा गया। नियॉन की ज्यादा होती है आपके सबसे। हाँ तो इसलिए ज्यादा है ना, उस वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल है नियॉन से, इसलिए सबसे ज्यादा है उसकी आयनेशन। निकाल तो तुम किसी से सकते हो, इलेक्ट्रॉन एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ भी कर सकते हो, ज्यादा लगेगी एनर्जी। ठीक है, चलो देखो आंसर देखते हैं। अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, बढ़ जाती है। बट एक्सेप्शन, इन सेकंड पीरियड दिस ट्रेंड इज वायलेटेड बाय बेरिलियम एंड नाइट्रोजन। सेकंड पीरियड में इस ट्रेंड को कौन तोड़ता है, बेरिलियम और नाइट्रोजन। उसकी एक्सप्लेनेशन दी है, देखो बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, एक्चुअली फर्स्ट इसको लिखना चाहिए था पर क्वेश्चन में लिखा नहीं तो हम अज्यूम ही कर रहे हैं कि फर्स्ट ही पूछ रहा है। बेरिलियम की हायर है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से। क्यों, बिकॉज बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन देखो, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2s2। आप यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो बन गया 2s। बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2s2 2p1। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, क्या बन गया 2s2। अब देखो ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन थी 2s2। आपको जब इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब करनी पड़ेगी, उसको मंजूर नहीं होगा, ये रेजिस्ट करेगा बहुत, है क्या नहीं, रेजिस्ट करेगा ना ये। और ये क्या है, जब ये यहाँ से 2p1 से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म हो रही है, तो ये तो खुशी खुशी देगा, ले लो स्टेबल कर दो। हालांकि ऐसे खुशी खुशी नहीं देगा लेकिन रेजिस्ट कम करेगा। समझ में आई बात, रेजिस्टेंस इसकी कम होगी क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन बन रही है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो दो कारण हो गए, एक तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसकी ज्यादा, इसकी कम। तो फिर किसकी आयोनाइजेशन ज्यादा होगी, बेरिलियम की। चलो, टू आयोनाइज बेरिलियम इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम स्टेबल 2s2 कॉन्फ़िगरेशन विच इज डिफिकल्ट। तो बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है क्योंकि 2s2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से आप निकालते हो इलेक्ट्रॉन। दूसरा, आफ्टर आयोनाइजेशन बोरॉन अचीव्स स्टेबल 2s2 कॉन्फ़िगरेशन। बोरॉन को आयोनाइज करने के बाद ये वो स्टेबल हो जाता है, हेंस रिमूवल ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन बोरॉन इज इजियर। तो बोरॉन से निकालना इलेक्ट्रॉन आसान है, इसलिए बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से कम है, या कहो कि बेरिलियम की ज्यादा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट। अच्छा फिर वही बात है, दूसरा पॉइंट भी यही है कि जो बेरिलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन है 2p1, ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है जो ये ज्यादा फील करेगा।
शील्डिंग इफेक्ट ये ज्यादा फील करेगा। 2p1 दूर है ना न्यूक्लियस से। बोरॉन का कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो? 2p1। बेरिलियम का कौन सा निकाल रहे हो? 2s2। न्यूक्लियस के कौन पास है? 2s2 पास है, 2p1 दूर है, तो 2p1 को ज्यादा शील्डिंग महसूस होगी ना इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कौन ज्यादा फील कर रहा है? 2p1, तो ज्यादा निकालना आसान उससे 2p1 है। समझ में आई बात? दो फैक्टर हो गए ना, एक फैक्टर तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला होगा, दूसरा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन शील्डिंग। अगला देखो, सेम सेम अगले का, ऑक्सीजन हैज लोअर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देन नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से कम है फॉलोइंग रीजन से। ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? वो प्लस 2s2 2p4, एक इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर दो तो बन गया 2s2 2p3। ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, p3 हाफ फील्ड p3। नाइट्रोजन का 2s2 2p3 होता है, ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। यहां से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब कर रहे हो। टू आयोनाइज नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम स्टेबल 2p3 कॉन्फ़िगरेशन विच इज डिफिकल्ट। 2p3 से निकालना क्या है? मुश्किल है, क्योंकि वो स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। आफ्टर आयोनाइजेशन ऑक्सीजन अचीव्स 2p3 कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑक्सीजन स्टेबल हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन में आयोनाइजेशन के बाद, इसलिए रिमूवल ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन इज ईजियर। तो ईजियर है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से कम होगी। कर लोगे अच्छे से वो? नेक्स्ट, how would you explain the fact that first ionization enthalpy of sodium is lower than that of magnesium, but second ionization enthalpy is higher than that of magnesium? देखो अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि जो सोडियम है उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो मैग्नीशियम से ज्यादा है, पर सोडियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब Na+ की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब Na+ से निकालोगे ना इलेक्ट्रॉन, वो मैग्नीशियम से एक सेकंड, लोअर, यहां गलत कर दिया, फर्स्ट लोअर है और सेकंड ज्यादा, ऐसा क्यों है ये पूछा गया है। तो देखते हैं, कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। तो जो नीचे लिखे रीजन है इन कारणों से सोडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से कम है। अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज, हेंस न्यूक्लियर अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे जो आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा अट्रैक्शन फील करता है एक पीरियड में, है ना? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन लेफ्ट टू राइट जाने से बढ़ जाते हैं। इसलिए लेफ्ट टू राइट जाने से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है न्यूक्लियस की तरफ, उसको रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए मैग्नीशियम की ज्यादा है, सोडियम की कम है। एक तो ये रीजन होगा। दूसरा रीजन, मैग्नीशियम को जब आप आयोनाइज करते हो तो 3s2 कॉन्फ़िगरेशन से कर रहे हो आयोनाइज, जो कि स्टेबल है काफी, ठीक है? तो इसलिए ये क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। सोडियम का जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3s1 से निकाल रहे हो और निकालने के बाद वो नोबल गैस हो जाता है, तो ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसलिए सोडियम इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा। तो दो कारण हो गए ना, ए एंड बी। तो इन दोनों कारणों से जो सोडियम है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से कम होगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन। टू आयोनाइज मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम स्टेबल 3s2 कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज difficult, and after ionization sodium achieves a stable noble gas configuration, hence removal of outermost electron of sodium is easy। समझ में आ गई बात? दो कारण समझ में आ गए। एक तो Z इफेक्टिव बढ़ गया मैग्नीशियम का, ज्यादा प्रोटॉन हो गए तो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड करके रखा, तो वहां से निकालना मुश्किल है, तो Z इफेक्टिव रीजन हो गया एक। दूसरा रीजन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैग्नीशियम से आप 3s2 से निकाल रहे हो, है ना?
और सोडियम से 3s1 से निकालो। 3s2 एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, उसको निकालना मुश्किल है। 3s1 भी स्टेबल है हालांकि, बट 3s1 को निकालने के बाद नियॉन बन जाता है बिल्कुल स्टेबल, इसलिए वो 3s1 निकालना आसान। दो कारण लिखने हैं, ठीक है ना। अगला, अब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या चक्कर हो जाता है देखो। हाँ देखो, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या है, सोडियम प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालोगे। सोडियम प्लस की क्या है कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन के जैसी है, ऑलरेडी नोबल गैस है। आप इससे निकालोगे तो बहुत मुश्किल होगी, तो यहां से निकाल दिया तो क्या बन गया, हीलियम 2s2 2p5। ये तो बहुत ही स्टेबल था, आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया है, बहुत रेजिस्ट करेगा। मैग्नीशियम प्लस में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3s1 है, तो 3s1 को रिमूव करोगे तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है बाद में, तो ये इजीली दे देगा, है क्या नहीं। इसका रीजन कॉन्फ़िगरेशन है, समझ में आई बात। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज हायर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। सोडियम की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से ज्यादा है, क्यों, बिकॉज रिमूविंग सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम मीन्स रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम प्लस। सोडियम से सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब क्या, सोडियम प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालना। Na प्लस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सी है, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम प्लस नीड्स हाई एनर्जी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, रिमूविंग सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इट अचीव्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जब आप मैग्नीशियम से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो निकालने के बाद वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से निकालना आसान है, इसलिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की ज्यादा होगी। कर लोगे एक्सप्लेन इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the various factors due to which the ionization enthalpy of main group elements tend to decrease down a group। ये बोल रहा है ग्रुप में जब आप नीचे आते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ बढ़ती है या कम होती है, कम होती है ना, क्यों कम होती है बताओ। शेल बढ़ गए तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और दूर दूर होता जा रहा है, न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, तो उसको निकालना आसान है, जेड इफेक्टिव हल्का सा कम हो जाता है। तो आपको तो पता है आंसर, यही बताना है। देखो, डाउन द ग्रुप द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मूव्स farther away from the nucleus and there is an increased shielding of the nuclear charge by electrons in the inner levels। क्या लिखा, समझ में आई बात, शील्डिंग बढ़ गई। देखो लिथियम और सोडियम को कंपेयर कर ले हम, लिथियम में देखो 2 इलेक्ट्रॉन पहले में, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में 2 फिर 8 फिर 1। ये बोल रहा है कि जब आप नीचे आते हो एक ग्रुप में शील्डिंग बढ़ जाती है। शील्डिंग, शील्डिंग क्या होती है, प्रोटेक्शन ना। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन ना, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शील्ड ही करेंगे ना, तो शील्डिंग बढ़ नहीं गई, शील्डिंग बढ़ गई है। बोलो इंक्रीज इन शील्डिंग आउटवेज द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। हालांकि नीचे आने पे न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ा है और शील्डिंग का इफेक्ट क्या हो जाता है, ज्यादा डोमिनेट कर जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की पकड़ से छूट जाता है, कम कम पकड़ होती है इस न्यूक्लियस की। एंड रिमूवल ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स लेस एनर्जी डाउन द ग्रुप, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है। समझ में आई बात। नीचे आने पे प्रोटॉन भी बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गए। इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या है, शील्डिंग बढ़ गई, प्रोटॉन बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ गई, पर नेट इफेक्ट किसका ज्यादा हो गया, शील्डिंग का ज्यादा हो गया, तो इसलिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस की पकड़ जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे है वो कम हो गई। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज इन किलोजूल पर मोल ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर। ये ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी हुई है। डाउन द ग्रुप फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है बताओ। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो बोरोन से एल्यूमिनियम तो डिक्रीज हो गया, फॉलो हो गया ट्रेंड। एल्यूमिनियम से गैलियम क्या डिक्रीज हुआ है,
वो तो बताता हूँ, पहले ये बताओ डिक्रीज हुआ है? नहीं हुआ डिक्रीज, इंक्रीज हो गया। फिर क्या, उसके बाद फिर डिक्रीज हो गया, ये फॉलो हो रहा है, फिर उसके बाद ये नहीं फॉलो कर रहा। तो गैलियम और थैलियम फॉलो नहीं कर रहे ट्रेंड। नीचे जाने पे ट्रेंड क्या होना चाहिए था, घटनी चाहिए थी, पर गैलियम और थैलियम क्या कर गए, ट्रेंड से डेविएट कर गए। तो ये बोला हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस डेविएशन फ्रॉम जनरल ट्रेंड। तो जो ट्रेंड है नीचे कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होती है, ये गैलियम और इंडियम क्यों नहीं फॉलो करते, ये डेविएशन क्यों होती है, ये पूछा है, बताओ। ठीक है ना, तो देखते हैं इसका आंसर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रीजन नहीं है, मतलब हाँ है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शील्डिंग है इसका रीजन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आगे शील्डिंग है, देखो मैं पहले यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है बातें, पीरियोडिक टेबल में समझा देता हूँ, फिर आंसर पढ़ा देता हूँ। देखो गैलियम कहाँ है, यहाँ पे। गैलियम के आगे कौन सी सीरीज आती है, 3D सीरीज। 3D इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग, डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग पुअर होता है। शील्डिंग पुअर होता है तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, तो फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है। तो इसलिए गैलियम के आगे 3D सीरीज आ रही है जिसका शील्डिंग क्या है, पुअर है, इसलिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अच्छे से अट्रैक्ट हो जाएगा और रिमूव करना मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है, अगर अट्रैक्ट हो गया तो मुश्किल है ना। इसलिए गैलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी। समझ में आई बात। थैलियम कहाँ है, ये रहा। थैलियम और इंडियम में क्या फर्क है, देखो इंडियम के आगे भी डी इलेक्ट्रॉन है। हाँ देखो इंडियम और थैलियम में फर्क देखो, इंडियम के आगे डी इलेक्ट्रॉन है, यस नो बताओ। इंडियम के आगे डी इलेक्ट्रॉन है, यस। थैलियम के आगे डी इलेक्ट्रॉन है, यस। तो डी तो दोनों में है। थैलियम के आगे एफ इलेक्ट्रॉन है, यस। ये रहे, ये 4f इलेक्ट्रॉन थैलियम के आगे है, इंडियम के आगे एफ इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। ये फर्क है, थैलियम के आगे 4f इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जिनका शील्डिंग क्या है, पुअर है। ऐसा इंडियम के आगे नहीं होता। इसलिए थैलियम को जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शील्डिंग पुअर होती है तो अच्छे से अट्रैक्ट हो जाता है, रिमूव करना मुश्किल है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इंडियम से ज्यादा हो जाएगी। बात ये है, अब इसको लिखना कैसे है वो देखो, ठीक है। हाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा लगेगी गैलियम और थैलियम में, देखो। तो यही है ना, देखो थैलियम की बढ़ गई और गैलियम की बढ़ गई। तो देखते हैं इसको लिखना कैसे है। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली डिक्रीजेस। ग्रुप में नीचे आने पे आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली कम हो जाती है। हेंस गोइंग बाय दिस ट्रेंड द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स शुड बी। तो अगर ऐसा करेंगे तो जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं उसका आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा, सबसे ज्यादा बोरॉन, फिर उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बट एज पर गिवन डाटा जो ऑर्डर है वो क्या है, सबसे ज्यादा बोरॉन, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। जो गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग ये ऑर्डर है। दस आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ थैलियम एंड गैलियम इज मोर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो थैलियम और गैलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा है। इसका रीजन, तो गैलियम के लिए देखो, गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, लिखी है, मतलब गिवन नहीं लिखी है मैंने। 10 electrons present in 3D orbital have poor shielding effect. Hence, effective nuclear charge experienced by outermost electron, that is 4p1 electron is high. हाई होगा इसलिए उसको रिमूव करना डिफिकल्ट है, इसलिए उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। थैलियम का देखो, थैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इसमें 4f14 आ गया, ये वाला 14 electrons present in 4f orbital and 10 electrons present in 5da। इनका शील्डिंग क्या है, पुअर शील्डिंग है, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज 6p इलेक्ट्रॉन इज हाई एंड इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव, इसलिए उसकी भी ज्यादा होती है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
Would you expect the first ionization enthalpies for two isotopes of same element to be same or different? दो आइसोटोप्स की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सेम होगी या डिफरेंट होगी, ये पूछ रहा है। और बोला जस्टिफाई योर आंसर। आइसोटोप क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम। हाइड्रोजन का क्या होगा, देखो ये हाइड्रोजन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ड्यूटीरियम में क्या होगा, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन भी हो जाएगा साथ में और एक इलेक्ट्रॉन। अब जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसका तो न्यूट्रॉन से तो कोई लेना देना है ही नहीं उसका, वो तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन की वजह से होती है कि नहीं? तो ड्यूटीरियम ये है हाइड्रोजन, ये है ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम और हाइड्रोजन दोनों में ही जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट एक ही प्रोटॉन कर रहा है, तो उसको रिमूव करना सेम डिफिकल्टी लेवल है दोनों का, इसलिए आइसोटोप्स का आयोनाइजेशन एनर्जी सेम ही होता है। द आयोनाइज क्या चीज? डी, हाँ एलिमेंट ही है डी, मतलब ड्यूटीरियम। हाइड्रोजन फर्स्ट हो गया, आइसोटोप है ना ये, हाइड्रोजन ड्यूटीरियम, ठीक है ना। फिर देखो द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटम डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। आयोनाइजेशन एनर्जी एक एटम की किस पे डिपेंड करती है? कितने उसमें इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है। जो आइसोटोप होते हैं उनमें क्या होता है? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। आइसोटोप में डिफरेंस सिर्फ न्यूट्रॉन्स का होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम ही होते हैं, इसलिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी दो आइसोटोप की क्या होती है? सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। Which one of the following statements is incorrect in relation to ionization enthalpy? आयोनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? पहली स्टेटमेंट, आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेस फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन। बताओ ये सही है या गलत है? सही है, क्या मतलब है इसका? सक्सेसिव, हाँ सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, तो एक के बाद एक जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो मुश्किल होने वाला है। फर्स्ट निकालना आसान है, सेकंड आप निकालोगे तो यूनी पॉजिटिव आयन से निकाल रहे हो तो मुश्किल है ना। जैसे एल्यूमिनियम में से एक निकालोगे तो बन जाएगा एल्यूमिनियम प्लस, तो ये होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इससे दूसरा निकालोगे तो क्या हो जाएगा? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सेकंड तो ज्यादा होगी ना क्योंकि प्लस चार्ज से निकाल रहे हो, तो सक्सेसिव बढ़ती जाएगी। तो फर्स्ट तो ठीक है स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, the greatest increase in ionization enthalpy is experienced on removal of electron from core noble gas configuration। ये भी बात ठीक है। देखो क्या बोल रहा है ये, ग्रेटेस्ट इंक्रीज मतलब जो इंक्रीज होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी में वो सबसे ज्यादा कब होता है? जब आप इलेक्ट्रॉन कहां से निकालते हो? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से। यही बात है ना। देखो जैसे मैं इसका एग्जांपल लेके बताता हूँ। अभी हमने सोडियम और मैग्नीशियम वाला क्वेश्चन किया था ना, वो यहाँ फिट बैठ जाएगी। एग्जांपल फॉर एग्जांपल तो इस पॉइंट को समझते हैं। नोबल गैस कोर क्या है? जैसे हम एल्यूमिनियम से शुरू करते हैं, तो एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है नियॉन 3s2 3p1। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, उसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये एल्यूमिनियम प्लस बन जाएगा, नियॉन 3s2। फिर इसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो एल्यूमिनियम 2+ बन जाएगा, ये हो जाएगा नियॉन 3s1। एक और निकाल दो एल्यूमिनियम 3+, तो ये हो जाएगा नियॉन। ये है IE1, ये है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जो ये ना सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, बढ़ेगी,
हर स्टेप पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी, बिकॉज हर स्टेप पे क्या हो रहा है, जिस स्पीशीज से आप चार्ज इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। लेकिन अब एल्यूमिनियम 3+ जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर चुका है, जब आप यहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे और एल्यूमिनियम 4+ बनाओगे तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है। तो जो फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी है ये बहुत ज्यादा होने वाली है थर्ड से, तो ये जो जंप है जो वो फोर्थ में ज्यादा आएगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन नोबल गैस कोर से निकाल रहे हो। यही बोल रहा है क्वेश्चन में कि ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन आयोनाइजेशन इंथैल्पी इज एक्सपीरियंस्ड ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो बी पार्ट ठीक है। सी पार्ट, एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन is marked by a big jump in ionization enthalpy। B पॉइंट और C पॉइंट ना सेम है। एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे उसके बाद जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत बड़ा जंप आएगा। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो तो नोबल गैस कोर ही होगा ना। तो बी और सी सेम है। यहाँ देखते हैं, एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल ही देखते हैं। इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। तो इन तीनों को जब आपने निकाल दिया, एल्यूमिनियम 3+ बन गया। इसके बाद जो आयोनाइजेशन एनर्जी थी उसमें बिग जंप था। तो करेक्ट, दिस इज करेक्ट। लास्ट पार्ट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल्स बियरिंग लोअर n वैल्यू इज इजियर देन फ्रॉम ऑर्बिटल हैविंग हायर n वैल्यू। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या कह लें शेल का नंबर। तो n का वैल्यू हायर होना मतलब शेल का नंबर बढ़ना, मतलब डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो कम हो जाती है तो जो लोअर है, जिनका n का वैल्यू लोअर है, वहां से निकालना तो मुश्किल होगा ना इलेक्ट्रॉन। तो डी पार्ट गलत है। इनर इलेक्ट्रॉन्स फील मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, इसलिए रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल्स बियरिंग लोअर n वैल्यू इज मोर डिफिकल्ट। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन की n की वैल्यू कम होती है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसलिए डी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट और यही हमारा आंसर है।